शुरुआत करते हैं अच्छी खबर, सच्ची खबर की। केंद्र ने आतंकवाद और सीमा पार से अपराधों पर लगाम लगाने के मकसद से सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिए हैं। बीएसएफ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला सकेगा और साथ ही संदिग्धों को गिरफ्तार करने और संदिग्ध सामग्री को जब्त करने का भी अधिकार बीएसएफ के पास होगा। इसके लिए उसे किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र के इस आदेश के बाद सियासत गर्म है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिहाज से वैसे देखा जाए तो यह गुड न्यूज़ है। तो पहले आदेश के मायने समझिए और फिर खबर को बारीकी से हम समझाएंगे। सरहद की निगहबानी बीएसएफ के इन जवानों की जिम्मेदारी है, जो दिन रात पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हजारों किलोमीटर लंबी सीमा की पहरेदारी करते हैं। गुड न्यूज ये है कि अब देश की सुरक्षा और भी पुख्ता करने के लिए सीमा पर बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया गया है। 3 राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, वहां बीएसएफ का अधिकार 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के नए अधिनियम से पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार का दायरा बढ़ा दिया गया है। इन राज्यों में बीएसएफ का अधिकार पहले 15 किलोमीटर तक था, लेकिन अब उसे 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। खासतौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य पुलिस द्वारा कमजोरी देखी जा रही है ड्रग स्मगलिंग के बारे में और इस तरह के अन्य अपराधों के बारे में। तो इसीलिए सीमा के होम मिनिस्ट्री ने यह समझा, आवश्यक समझा कि उनके और गहराई तक उनका कार्य क्षेत्र होना चाहिए। बीएसएफ के नए दायरे और अधिकार का मतलब क्या है, इसे समझ लीजिए। बीएसएफ को पंजाब, बंगाल और असम में 50 किलोमीटर भीतर तक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों की तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की छूट मिल गई है। इस इलाके में बीएसएफ के पास पुलिस की तरह ही अधिकार होंगे। इसके लिए उसे केंद्र या राज्य सरकारों से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। बीएसएफ अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या किसी वारंट के अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे। माना जा रहा है कि दायरा बढ़ने से बीएसएफ ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाएगी। इस पावर के बढ़ने से यह है कि बीएसएफ जो है इन इलाकों में और अच्छी तरह तेजी से वहां पर कार्रवाई कर सकेगी। पहले भी हम पुलिस के साथ ज्वाइंटली काम करते थे, मिलके काम करते थे। जब 15 किलोमीटर था तब भी कोई दिक्कत नहीं आती थी। और इससे फायदा यही है कि जो स्टेट में ये जो इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उसको निपटने में बीएसएफ को और अच्छा मिलेगा। सीमा से लगे राज्यों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र और शक्ति में इजाफा किया गया है। हालांकि उत्तर पूर्व के मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में बीएसएफ पूरे इलाके में कार्रवाई कर सकती है। इन राज्यों में बीएसएफ के पास आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले से है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे इलाके में बीएसएफ कार्रवाई कर सकती है। जबकि गुजरात में बीएसएफ का दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर यानी दूसरे राज्यों के बराबर कर दिया गया है। राजस्थान में पहले से ही बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर था, लिहाजा उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सीमा से लगे राज्यों में बीएसएफ का दायरा क्यों बढ़ाया गया? तो जवाब सीधा है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पुलिस सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को पूरी तरह से रोक पाने में नाकाम रही है। इस बात को लेकर जो राज्य पुलिस जो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका मैं कोई औचित्य नहीं देखता। वो कह रहे हैं इससे फेडरेशन कमज़ोर होगा। फेडरेशन के मतलब ये तो नहीं है कि फेडरल स्ट्रक्चर मारे, ये तो नहीं है कि राज्य में अगर कोई चीज़ कमज़ोर हो, कोई व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही हो, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको रीइंफोर्स करने के लिए केंद्रीय बल नहीं आ सकते। ऐसा तो मतलब किसी फेडरल स्ट्रक्चर का नहीं होता है। पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब में सीमा पार से हथियार और ड्रग्स की तस्करी बड़ी समस्या है, तो पश्चिम बंगाल और असम में भी बांग्लादेश के बॉर्डर से कई तरह की आपराधिक गतिविधियां होती हैं। इस बॉर्डर से पशु और नकली करेंसी की तस्करी होती है। इसके अलावा घुसपैठ होती है। सरकार का मकसद इन पर रोक लगाना है।
इसीलिए इन राज्यों में बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल है कि क्या इससे राज्य पुलिस के अधिकार कम हो जाएंगे? से स्टेट को ही फायदा है। स्टेट की जो पुलिस है वो अपने और जो काम है उनके लॉ एंड ऑर्डर के हैं, पुलिसिंग के हैं, क्राइम डिटेक्शन है, वो उसके लिए पूरा काम कर सकते हैं। स्टेट को और इसको वेलकम करना चाहिए कि बीएसएफ को जो ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, इससे उन्हीं के स्टेट को फायदा होगा। स्टेट में ही सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो और इम्प्रूव होगी। बीएसएफ, पुलिस या केंद्र और राज्य के अधिकार क्षेत्र को लेकर चाहे जो बहस खड़ी की जाए, लेकिन जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, बीएसएफ के दायरे को बढ़ाना सरकार का एक मजबूत कदम है, जिससे पड़ोसी मुल्कों की साजिश नाकाम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल बीएसएफ की पावर बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद सिर्फ एक है कि सीमा पार से होने वाली आतंकी या फिर दूसरी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। सिर्फ 15 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को काम करने में मुश्किल आ रही थी और इसीलिए दायरा 50 किलोमीटर का कर दिया गया है। लेकिन यहाँ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के राज्यों में कितनी है, यानी कितनी लंबी है। तो ये हम आपको बताते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीमा 3,323 किलोमीटर है। ये लंबा बॉर्डर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे लंबा है और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमा करीब 1,225 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, जो दूसरे नंबर पर है, और राजस्थान में पाकिस्तान से सटी जो सरहद है वो 1,037 किलोमीटर लंबी है। तीसरे नंबर पर पंजाब बॉर्डर आता है। पंजाब में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर 553 किलोमीटर लंबा है। फिर गुजरात का नंबर आता है। गुजरात से सटी जो सीमा है, जो पाकिस्तान से लगती है, वो 508 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश और भारत की सीमा 4,096 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में बॉर्डर 2,216 किलोमीटर है। असम से भी सीमा लगती है, वहां पर 263 किलोमीटर और मेघालय में 443 किलोमीटर है। जबकि त्रिपुरा में 856 और मिजोरम में 318 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है। यानी बीएसएफ के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही सीमाओं पर उसे न सिर्फ निगरानी करनी है, बल्कि संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी है और इसीलिए उसका दायरा बढ़ाया गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यों में पुलिस के अधिकारों में कोई कटौती हुई है। अब सुनिए जरा बीएसएफ के आईजी ऑपरेशंस सोलमयश कुमार क्या कह रहे हैं। 2014 तक का जो नोटिफिकेशन था, उसके तहत विभिन्न अलग अलग राज्यों में जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहां पर हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का लिमिट विभिन्न था, अलग अलग हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर आपका गुजरात में 80 किलोमीटर था, आपका कहीं 50 किलोमीटर था, कहीं 15 किलोमीटर्स थे, और कुछ पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पूरा स्टेट्स हमारा कवर होता था। इसको यूनिफॉर्म करने के लिए एक तो जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है हमारी बीएसएफ की, वो विद इन अ बेल्ट ऑफ 50 किलोमीटर्स रनिंग अलोंग दी बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ये इसका शब्द है नोटिफिकेशन का। संक्षिप्त में अगर मैं बोलूं सीधे शब्दों में, तो आईबी से 50 किलोमीटर दूर तक का अब हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, यानी क्षेत्राधिकार, जो हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, वो अब हो गया है। राज्य सरकार, जो राज्य की पुलिस है, वो किस तरीके से अगर ऐसे कुछ मामले होते हैं उसमें एक्ट करेगा, और जो बीएसएफ है वो किस तरीके से इसमें एक्ट करेगा, इसको अलग अलग कैसे समझा जा सकता है? राज्य सरकार के पावर बिल्कुल वही है जो पहले थे, वो आज भी वही है। यहाँ पर पावर्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। केवल जो हमारा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, एंड दैट टू विथ रेस्पेक्ट टू 3 एक्ट्स। वन इज सीआरपीसी, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं 1973 का, दूसरा पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 का जो है, और दूसरा हमारा पासपोर्ट एक्ट। सिर्फ इन 3 कानूनों के अंतर्गत जब बीएसएफ को कार्यवाही करनी है, तब वह वर्तमान में जो हमारा आईबी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहां से 50 किलोमीटर की दूरी तक वह कार्यवाही कर सकती है। उनका कहीं पर कोई स्टेट पुलिस के किसी भी पावर में या किसी भी उनके क्षेत्र में कोई कटौतरा नहीं किया गया है।
उनके पावर, अगर आज हम 50 किलोमीटर दूर तक का अगर हमें क्षेत्राधिकार दिया गया है, दैट डजंट मीन दैट द लोकल पुलिस नॉट एबल और दे हैव बीन टोल्ड नॉट टू एक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो लोकल पुलिस जैसे कार्य करती थी, जिन कानूनों में उनको पूरे अधिकार हैं, वह विद्यमान है आज भी। उसके अलावा कई बार जैसे कहीं पर जल्दबाजी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, इसलिए बीएसएफ को जस्ट इनेबल किया गया है, एम्पावर किया गया है, ताकि वो और भी अच्छे से कार्रवाई कर सके और स्टेट पुलिस का हाथ मजबूत कर सकें। तो बीएसएफ के बढ़े अधिकारों को देश के संघीय ढांचे पर जितना भी हमला करार दे दिया जाए, लेकिन एक बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, सीमा पर बीएसएफ के वीर अधिकारियों और जवानों की कुर्बानियों की वजह से ही हम और आप महफूज हैं, सुरक्षित हैं, चैन की नींद सोते हैं। उनकी मुस्तैदी की वजह से ही हम रात में चैन की नींद सो रहे हैं। पिछले 55 सालों से ये सीमा के प्रहरी ही एक पैर पर खड़े होकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और इसीलिए उन्हें सियासत की आंच से दूर रखने की ज़रूरत है। एक बार फिर ये वक्त आ गया है कि हम उनके अस्तित्व में आने की वजह को भी समझें, और ये आपको समझनी चाहिए, हम आपको बताते हैं। दरअसल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध से पहले बीएसएफ का अस्तित्व नहीं था। इस लड़ाई से पहले पाकिस्तान से लगी 3323 किलोमीटर की सीमा की जिम्मेदारी स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन पर थी। 1965 के युद्ध में भारत के सरदार चौकी, चारमेर और बेरियाबेद पर पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। स्टेट रिजर्व पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, लेकिन उस वक्त बीएसएफ जैसे किसी संगठन की जरूरत महसूस हुई जो कि इस तरह के हमलों से निपटने में माहिर हो। इसी सोच ने बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जन्म दिया। 1 दिसंबर 1965 को पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी करने के लिए बीएसएफ अस्तित्व में आई। हालांकि बीएसएफ अब भारत पाकिस्तान सीमा के अलावा भारत और बांग्लादेश सीमा की रक्षा भी करती है। अब सवाल ये उठता है कि बीएसएफ पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिसका निर्वाह बीएसएफ पिछले 50 सालों से ज्यादा वक्त से करती आ रही है। अब चाहे युद्ध छिड़ा हो या शांति कायम करना हो, बीएसएफ के जवान हमेशा मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। शांति के समय वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, सीमा पार से होने वाले अपराधों पर लगाम लगाते हैं। इसके अलावा बीएसएफ पर अवैध घुसपैठ, अवैध प्रवास और सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने की भी जिम्मेदारी है। सीमा पर मौजूद रहते हुए खुफिया सूचना जुटाना भी बीएसएफ की जिम्मेदारियों में शामिल है, जबकि युद्ध के दौरान बीएसएफ की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। सीमा पर जहां कहीं भी सैनिकों की जरूरत पड़ती है, वहां बीएसएफ के जवानों को भेजा जाता है, जहां वो एक तय दायरे में रहकर युद्ध भी लड़ते हैं। बीएसएफ देश का एकमात्र सशस्त्र बल है जिसके पास अपना हवाई विंग, समुद्री विंग और आर्टिलरी विंग है। दूसरे देशों के सशस्त्र बलों की तुलना में बीएसएफ वैसे कई मामलों में अलग भी है और वो दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। बीएसएफ की 186 बटालियन है जिनमें 2,57,000 से ज्यादा जवान हैं। इसके अलावा बीएसएफ की ऊंट और डॉग विंग भी है। बीएसएफ की 3 बटालियन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में शामिल है जो कोलकाता, गुवाहाटी और पटना में तैनात है। मौजूदा समय में बीएसएफ की सभी अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन खास तौर पर इस बहादुर फोर्स का फोकस पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा तो पूरब में भारत बांग्लादेश सीमा है, जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठ और तस्करी के मामले सामने आते हैं। इस देश की सुरक्षा और सम्मान में बीएसएफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे कई मौके आए हैं जब 135 करोड़ से ज्यादा देशवासियों की उम्मीदों पर बीएसएफ खरी उतरी है। 1965 में अस्तित्व में आने के बाद 6 साल के अंदर ही बीएसएफ ने बांग्लादेश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेश की मुक्तवाहिनी को पूर्वी पाकिस्तान में काफ़ी मदद की थी। इस दौरान बीएसएफ के अधिकारियों ने बांग्लादेश का संविधान तैयार करने और राष्ट्रीय झंडा चुनने में भी मदद की थी। देश में बीएसएफ के बहुत बड़े योगदान की बात अगर की जाए, 2003 साल 2003 जब
आतंकी गाजी बाबा को मार गिराया था। गाजी बाबा पर 2001 संसद हमले का मास्टरमाइंड होने के आरोप लगे थे। एयर इंडिया IS 814 के अपहरण, कश्मीर घाटी में विदेशियों के अपहरण से लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हमले में भी वो शामिल था, जिसके बाद 2003 में एक ऑपरेशन के दौरान BSF ने कुछ आतंकियों को मार गिराया था। 11 घंटे तक चले इस अभियान में मारे गए आतंकी में गाजी बाबा शामिल था। बांग्लादेश की मुक्ति और संसद हमले के आतंकी को ठिकाने लगाने के अलावा भी BSF ने कई और जिम्मेदारियां निभाई हैं। 80 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तो BSF के जवानों को ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अहम भूमिका दी गई, जो उन्होंने निभाई भी। इसके अलावा BSF ने 1999 के करगिल युद्ध में भी बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ BSF की मौजूदगी देश के 12 राज्यों में है, जिनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें असम और पश्चिम बंगाल और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पहले की तुलना में BSF को ज़्यादा अधिकार मिल गए हैं और पहले 15 किलोमीटर के अंदर सीमित रहने वाली BSF अब 50 किलोमीटर तक कार्रवाई कर सकती है, जिसमें बिना वारंट तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती भी शामिल हैं। और ये अधिकार BSF को अपनी जिम्मेदारी निभाने में और ज़्यादा मदद करेंगे। असल में अपने गठन के बाद से देश की सुरक्षा में BSF का योगदान सराहनीय रहा है। BSF के वीर जवानों के जरिए सीमा पर सैकड़ों संदिग्ध और आतंकी पकड़े गए या मार गिराए गए। उनसे सैकड़ों अवैध हथियार भी जब्त किए गए। BSF की ये उपलब्धियां आंकड़ों के रूप में भी दर्ज है। सिर्फ पिछले 3 साल की ही रिकॉर्ड अगर खंगाले जाएं तो सीमा प्रहरियों ने देश को महफूज रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका नतीजा ये रहा कि एक फोर्स के तौर पर उसका सक्सेस रेट बहुत ऊंचा रहा है। 2021 की बात करते हैं और वही आंकड़ा उठा लेते हैं। अभी तक BSF ने 1 आतंकी को मार गिराया, जबकि 12 आतंकियों को धर दबोचा है। BSF की वजह से घुसपैठ के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल हुए 9 आतंकी सरेंडर करने को मजबूर हुए। सिर्फ इसी साल BSF ने 24 घुसपैठियों और तस्करों को मार गिराया था। इतना ही नहीं, BSF के जवानों ने 3000 से ज्यादा घुसपैठियों और तस्करों को गिरफ्तार भी किया। इससे पहले यानी कि पिछले साल 2020 की बात करते हैं और उसके आंकड़ों के जरिए भी हम आपको समझाते हैं। पिछले साल BSF जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि 4 आतंकी धर दबोचे गए। घुसपैठ के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल हुए 14 आतंकियों ने BSF की वजह से आत्मसमर्पण भी किया। इसी दौरान BSF ने 32 घुसपैठियों और तस्करों को मार गिराया। यही नहीं, बल्कि करीब 5000 घुसपैठियों और तस्करों को गिरफ्तार भी BSF ने किया। 2019 का जिक्र करते हैं और उसके आंकड़े भी जरा समझिए। उस वक्त भी BSF ने सीमा पर अपना दम दिखाया। अपनी चौकसी की वजह से 2 साल पहले BSF जवानों ने 17 आतंकियों को धर दबोचा था, जबकि भारतीय सीमा में दाखिल हुए 19 आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। उसी साल BSF ने 34 घुसपैठियों और तस्करों को भी मार गिराया था और उसी साल BSF ने 4200 से ज्यादा घुसपैठिए और तस्करों को गिरफ्तार भी किया था। तो BSF के जवान सिर्फ आतंकियों को मार गिराने, घुसपैठिए, तस्करों को पकड़ने में ही कामयाब नहीं हुए हैं, बल्कि 2021 या फिर उससे पहले 2020 या फिर 2019 की बात की जाए तो 255 से ज़्यादा आधुनिक हथियारों को भी जब्त किया है BSF के जवानों ने। 229 से ज़्यादा गोला बारूद भी अपने कब्जे में लिए। नशीले पदार्थों में अगर सिर्फ हेरोइन की ही बात की जाए तो पिछले 3 साल में BSF के जवानों ने करीब 1000 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत आंकी जाए तो 1500 करोड़ बनती है। BSF की एक ही वजह से करीब 1.5 लाख पशु तस्करों को भी पकड़ा गया और पशुओं को उनके चंगुल से बाहर निकाला गया। तो 3 राज्यों में BSF का दायरा बढ़ाने का फैसला देश की सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम है, ये आप समझ गए होंगे। इस मामले में रक्षा विशेषज्ञों की राय क्या है, जरा वो भी समझ लेते हैं। बंगाल, असम और पंजाब में BSF का दायरा को बढ़ाया गया 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर।
इससे बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। जो तस्करी हो रही है उसको चेकमेट किया जाएगा जल्दी से। जो फेक करेंसी भेजी जा रही है उसको पकड़ा जा सकता है। और जो असला और वेपन दाखिल किए जा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से 15 किलोमीटर के अंदर से बाहर जो है बीएसएफ के लिए आसानी हो जाएगी। बीएसएफ बिना सिविल गवर्नमेंट के, बिना स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट के बिना कार्रवाई कर सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेवारी है इस बॉर्डर्स की रक्षा करना, तो उन्हें पूरी छूट दी जानी चाहिए एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को रोक लगाने के लिए। और खासकर पंजाब, बंगाल और असम के बॉर्डर्स के ऊपर जो अभी तक 15 किलोमीटर की छूट थी उसे बढ़ा करके सरकार ने 50 किलोमीटर तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पूरी छूट दे रखी है, जिसमें उसको मैजिस्ट्रियल ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते समय अक्सर एक सुझाव दिया जाता है कि पहले तोलो और फिर बोलो। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर लोगों का वक्त यहीं पर बीतता है। किसी से दोस्ती यहीं पर होती है, प्यार भी सोशल मीडिया पर होता है, ब्रेकअप भी यहीं हो जाता है। हंसी मजाक, सलाह मशवरा, तीज त्यौहार, सब कुछ यहीं मनाए जाते हैं। सियासत भी यहीं पर होती है। तो वो तोल मोल वाली जो थ्योरी है ना, वो अब यहाँ भी लागू हो रही है। और यदि आपने उसे नहीं अपनाया है तो कार्रवाई होगी। यही है फेसबुक का नया नियम। दोस्तों और करीबियों को एक दूसरे से जोड़ने में फेसबुक का जवाब नहीं। इसीलिए शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके स्मार्टफोन में फेसबुक ऐप ना हो। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने ख्यालात बांटने हो या फिर यादों की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करनी हो तो सबसे पहले फेसबुक याद आता है। लेकिन फेसबुक इस्तेमाल करने वालों को अब सावधानी भी बरतनी होगी। कंटेंट को लेकर अरसे से आलोचना झेल रहे फेसबुक ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और नई पॉलिसी का ऐलान किया है। इसके मुताबिक फेसबुक अब सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट करने वाले अकाउंट को बैन करेगा। यदि कोई यूजर किसी सेलिब्रिटी, राजनेता, क्रिकेटर या पत्रकार को टारगेट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यूजर की प्रोफाइल, पेज, ग्रुप या इवेंट को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर अक्सर जाने माने लोगों के मीम्स बनाकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। उनके बयान फेसबुक पर अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी अब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी जाने माने आदमी का मजाक नहीं उड़ाया जा सकेगा या उसके बारे में अनाप शनाप कोई नहीं लिख पाएगा। फेसबुक के ग्लोबल सेफ्टी हेड एंटिगोन डेविस ने बताया है कि लोगों की छवि खराब करने और ऑनलाइन उत्पीड़न करने वाले यूजर्स से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए फेसबुक ने बाकायदा पब्लिक फिगर और सामान्य आदमी के बीच के फर्क को साफ किया है। कंपनी सेलिब्रिटी और नामी लोगों की लिस्ट भी बनाएगी ताकि उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाया जा सके। इसके अलावा फेसबुक ने मैसेज भेजने के नियम में भी बदलाव किए हैं। फेसबुक सामूहिक तौर पर लोगों को टारगेट करने वाले पोस्ट हटाएगा और साथ ही इनबॉक्स में डायरेक्ट मैसेज भेजने के नियम में भी बदलाव किया जाएगा। फेसबुक की तरफ से ये कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि उसकी एक पूर्व कर्मचारी ने कई बड़े खुलासे किए। नफरत फैलाने वाली पोस्ट को रोकने के लिए फेसबुक के पास कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा आरोप लगाया गया कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का युवाओं के दिमाग पर खराब असर पड़ रहा है। इसके बाद फेसबुक निशाने पर है। डैमेज कंट्रोल के लिए फेसबुक ने 1259 अकाउंट, पेज और ग्रुप्स को बैन कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन अकाउंट्स के जरिए लोगों को टारगेट किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नफरत फैलाने या आपराधिक गतिविधियों वाले पोस्ट को लेकर फेसबुक अलर्ट पर है और उसकी एक टीम पहले से ही इस कंटेंट को समझने और उसे हटाने के काम में जुटी हुई है। असल में फेसबुक की एक लिस्ट लीक हुई है जिससे ये पता चलता है कि फेसबुक ने ऐसे संगठनों की एक लिस्ट तैयार की है जिसमें दंगा भड़काने वाले या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज करने वाले लोगों के नाम हैं। ये लिस्ट इसलिए बनाई गई ताकि ऐसे लोगों को या फिर इस तरह के संगठनों को फेसबुक पर रोका जा सके। अब ये लिस्ट लीक हो गई है। अमेरिका के ही एक पब्लिशर इंटरसेप्ट ने एक्सेस करके ये लिस्ट उड़ा ली और अपनी वेबसाइट पर छाप दी। फेसबुक ने इस लिस्ट का नाम रखा है सीक्रेट डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। अब इस लिस्ट में दुनिया भर के 4000 से ज्यादा संगठन और लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें भारत के भी संगठन हैं। हिंदुत्व ग्रुप, सनातन संस्था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स,
खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे 10 संगठन हैं जिनके नाम इसमें शामिल हैं। द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक अब तक 4000 से ज्यादा लोगों और संगठनों को ब्लैकलिस्ट कर चुका है। इसमें राजनेता हैं, इसमें लेखक हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अस्पताल और भी कई ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। फेसबुक ने द इंटरसेप्ट द्वारा जारी ब्लैक लिस्ट का विरोध तो नहीं किया है, पर यह जरूर कहा है कि कंपनी इस लिस्ट को सीक्रेट रखती है। देश और दुनिया में कोरोना महामारी ने जो कोहराम मचाया उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। 45 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। इन मौतों के गुनहगारों का पर्दाफाश करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मोर्चे पर दुनिया के लिए गुड न्यूज ये है कि कोरोना वायरस कहां से आया और कैसे फैला, ये पता लगाने के लिए WHO ने एक्सपर्ट्स की टीम चीन के वुहान भेजने का फैसला किया है। कोरोना की शुरुआत कहां से हुई ये पता लगाने के लिए WHO एक बार फिर से एक्शन में है। चीन की साजिशों से पर्दा उठाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विशेषज्ञों का एक नया एडवाइजरी ग्रुप बनाया है। एक्सपर्ट का ये ग्रुप चीन के वुहान लैब में जांच करेगा। चीन में कोरोना की उत्पत्ति की तलाश की जाएगी, सबूत खोजे जाएंगे। इस कोर ग्रुप के लिए WHO ने सभी देशों से आवेदन मांगे थे। दुनिया भर के 700 वैज्ञानिकों ने आवेदन भेजे, जिसमें WHO ने 26 एक्सपर्ट्स को चुना। ये एक्सपर्ट्स एनिमल हेल्थ, क्लिनिकल मेडिसिन, वायरोलॉजी और जीनोमिक्स से जुड़े हैं। ये टीम जांच रिपोर्ट बनाकर WHO को सौंपेगी। WHO today announced the proposed members of the WHO Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, or SAGO. The 26 experts were selected from over 700 applications and were chosen for their world-class expertise and experience in a range of disciplines. सभी जानते हैं कि ये वायरस चीन से फैला, पर चीन बार बार इस बात से इनकार करता आया है। WHO पहले भी कोशिश कर चुका है कि वो चीन की लैब्स की जांच करे, पर अब तक चीन ने वुहान लैब्स में किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच की इजाजत नहीं दी, जिसमें WHO की एक टीम ने इस साल की शुरुआत में चीन के वुहान शहर में 4 हफ्ते तक रुककर जांच की थी, लेकिन ये टीम किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। इस बार उम्मीद ये है कि WHO वुहान से सबूत जुटा पाएगा। WHO की टीम 2019 से वुहान लैब में रखे ब्लड सैंपल्स की जांच करेगी और अस्पतालों में मौतों के आंकड़ों का भी पता लगाएगी। साथ ही वुहान के जिस इलाके में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां भी ये टीम जाकर सभी लैब्स की जांच करेगी। WHO इसे आखिरी कोशिश मान रहा है, पर कोरोना की शुरुआत होने के 2 साल बाद कितने सबूत वहां मिल पाएंगे, ये अभी कहा नहीं जा सकता। पर एक बात तो है कि WHO की इस कोशिश से चीन कोरोना संक्रमण को लेकर कटघरे में जरूर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन वो देश है जिसने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का जहर खोला। कोरोना महामारी की शुरुआत चीन से हुई। 2019 में कोविड का पहला केस चीन की वुहान शहर में ही मिला था और वुहान से ही कोरोना पूरी दुनिया में फैला था। ऐसे में चीन पर ये आरोप लगातार लगते आए हैं कि चीन ही कोरोना की जननी है और इसकी वजह केवल यही नहीं है, चीन पर कोरोना महामारी से दुनिया में सुपर पावर बनने का आरोप भी है और इसकी वजह 2019 से पहले चीन में कोरोना बनाने की तैयारी और वुहान लैब में सबूतों को नष्ट करने की कोशिश है। दरअसल साल 2014 से अगर 2019 के बीच की बात की जाए तो पीटर डिजेक की संस्था इको हेल्थ अलायंस के जरिए चीन की वुहान लैब को $6 लाख का अनुदान दिया गया था, जिसका मकसद था चमगादड़ के कोरोना वायरस पर शोध करना। वुहान लैब को ये अनुदान अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शियस डिजीज ने दिया था, जिसके हेड अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची हैं। डॉक्टर फाउची ने अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था। तब डॉक्टर पीटर डिजेक ने इसके लिए डॉक्टर फाउची को ईमेल के जरिए थैंक्स बोला था। यही नहीं,
डॉक्टर पीटर डिज़ेक ने फरवरी 2020 में मशहूर जर्नल द लैंसेट को 12 से ज़्यादा वैज्ञानिकों के हस्ताक्षर वाला एक लेटर भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस की लैब लीक थ्योरी पर हो रही चर्चा को रोकने का दबाव बनाया था। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी थ्योरी को और इन बातों को छुपाया गया, लेकिन अब WHO ने कहा है कि इस बात का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। आगे बढ़ते बात अंतरिक्षी उड़ान की कर लेते हैं, जिसने एक नया इतिहास रच दिया है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट ने इस साल 5वीं बार स्पेस का सफर तय किया है और इस बार उड़ान में कनाडा के एक्टर भी शामिल थे। उनकी उम्र 90 साल है। इस उड़ान के साथ ही शेल्टर सबसे ज्यादा उम्र में अंतरिक्ष जाने वाले यात्री बन गए। ब्लू ओरिजिन रॉकेट की उड़ान अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान के साथ धरती पर वापस लौटी। ये कीर्तिमान था अब तक के सबसे उम्र दराज अंतरिक्ष यात्री को अनंत आकाश की सैर कराना। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने जब अमेरिका के टेक्सास से उड़ान भरी तो इस बार कनाडा के एक्टर विलियम शेल्टन भी इसमें सवार थे। अंतरिक्ष की इस यात्रा में उनका साथ दिया ब्लू ओरिजिन के वाइस प्रेसिडेंट आंद्रे पावर्स ने। इन दोनों के साथ 2 और लोगों को अंतरिक्ष की इस यात्रा का मौका मिला। ये उड़ान करीब 11 मिनट की थी और इस उड़ान के दौरान करीब 3 मिनट तक चारों अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रेविटी में तैरते नजर आए। ब्लू ओरिजिन का रॉकेट आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से अंतरिक्ष में पहुंचा और इस दौरान रॉकेट में कोई पायलट नहीं था। अनंत आकाश के सफर में लौटने के बाद जब जेफ बेजोस ने खुद ही कॉकपिट का दरवाजा खोला, दरवाजा खुलने के बाद सभी यात्रियों का जोरदार स्वागत हुआ। सभी के चेहरे खिले हुए थे और ये यात्रा इनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी। ब्लू ओरिजिन ने इससे पहले जेफ बेजोस को भी अंतरिक्ष की सैर कराई है। इन कामयाब उड़ानों के साथ ही स्पेस टूरिज्म अब हकीकत बनता जा रहा है। अंतरिक्ष का ये सफर भले ही कुछ मिनटों का हो, लेकिन इस सफर का हर एक लम्हा इन मुसाफिरों के लिए जिंदगी भर का यादगार लम्हा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की भक्ति। आज महानवमी के अवसर पर मां दुर्गा की पूजा करने बॉलीवुड के कई सितारे पंडाल पहुंचे, तो कुछ ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। देखिए बॉलीवुड की भक्ति। हर ओर बरस रहा है भक्ति का रस, हर ओर गूंज रहा है भवानी का जयकारा। देश भर में दुर्गा के पूजा पंडाल सजे हैं। भक्ति भाव में डूबे लोग माता रानी की पूजा कर रहे हैं। कहीं कन्या पूजन हो रहा है तो कहीं मां अंबे की आरती। ऐसे में फिल्मी सितारे भला कहां पीछे रहने वाले हैं। मायानगरी मुंबई में दुर्गा पूजा के मौके पर सेलिब्रिटीज भक्ति में रंगे नजर आ रहे हैं। कोई गरबा में शामिल हुआ तो कोई पूजा पंडाल में मां के दर्शन करने पहुंचा। बंगाल से ताल्लुक रखने वाले स्टार्स के लिए ये त्योहार हमेशा से बेहद खास रहता है। ऐसे में कई सितारे पूरे पारंपरिक तौर तरीके से माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे। चाहे वो ट्रेडिशनल लुक में एक्ट्रेस मौनी रॉय हो, सिंगर जान कुमार सानू हो या फिर बप्पी लहरी के पोते रेगी बी हो। रेगी बी तो अपने दादा की तरह ही गले में ढेर सारा सोना पहने नजर आए। लेकिन सबसे खास ये तस्वीरें नहीं। हर साल की तरह इस साल भी काजोल नवरात्र के पर्व को धूमधाम से मना रही हैं। काजोल ने अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के साथ नवमी के मौके पर मां का आशीर्वाद लिया। काजोल के साथ उनके बेटे भी मौजूद थे। मां की आरती के बाद दोनों ने आशीर्वाद लिया। अब जरा सुमना चक्रवर्ती को भी देख लीजिए। पारंपरिक साड़ी में सजी सुमना ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पंडाल में मौजूद दूसरी महिलाओं के साथ धुनुची डांस किया।
अब जरा परिवार के साथ मां अम्बे की आरती करते हुए शिल्पा शेट्टी की तस्वीर भी देख लीजिए। हाथों में आरती का थाल लेकर शिल्पा पूरे भक्ति भाव से मां की आरती कर रही हैं। मौका कोई हो, त्योहार कोई हो, बी टाउन के सितारे अपने अंदाज में उसे सेलिब्रेट करते हैं, कभी पूजा पंडाल में जाकर तो कभी घर परिवार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।